हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे घटना चक्र का पार्ट 182 यानी 182, जिसमें हम देखेंगे अपना विषय व्याकरण। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ध्यान देंगे। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर से सुने, यहाँ शास्त्र की बात हो रही है। ठीक है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप, पहली बात क्या, शब्दों का जो रूप हो वो कैसा हो, शुद्ध हो। ठीक है, और जो हम शब्द प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के जो नियम हैं, ठीक है, उनका निरूपण किस शास्त्र में होता है? ठीक है, तो ध्यान से सुने, एक बार फिर से सुन लें। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याकरण। व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, व्याकरण कैसा शास्त्र है? व्याकरण जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। ठीक है, मुझे लगता है बातें समझ में आ रही होंगी। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, व्याकरण, व्याकरण किन वर्णों के मेल से बना है? तो ध्यान दें, वी धन अ धन करण। ठीक है, वी जमा अ जमा करण। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बना है? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण बना है। तो ये प्रश्न में पूछा भी जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, जिसका अर्थ विशेष रूप से क्या है? आख्यान करना होता है। क्या होता है? आख्यान करना। ठीक है, व्याकरण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल यानी कि मौखिक, ठीक है, तो लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थतः समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है, व्याकरण को क्या कहते हैं? व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और मौखिक रूपों को, ठीक है, यथार्थतः समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। ठीक है, तो किस बात पर ध्यान देते हैं व्याकरण के अंतर्गत? शब्दों के रूपों पर और उनके प्रयोगों के नियमों के निरूपण पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं दोस्तों संज्ञा, हमारा अगला विषय क्या है? संज्ञा। तो दोस्तों समझते हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, आधा आधा लिख रही हूं मैं, वस्तु, जाति, ठीक है, जाति, भाव, ध्यान से देखते जाएं, भाव, स्थान, ठीक है, आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। और अगर इसे आसान भाषा में समझना चाहें, ठीक है, तो दुनिया में जो कुछ भी है, जो कोई भी वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, जाति है, ठीक है, जो जिन चीजों से मिलकर ये पूरी दुनिया बनी है, वे सभी चीजें क्या हैं? संज्ञा हैं। वे सभी चीजें क्या हैं? संज्ञा है दोस्तों, क्योंकि हर वस्तु का अपना नाम है, हर चीज का अपना नाम है। ठीक है, आप गौर करके देखें, जिसका नाम नहीं है वह संज्ञा नहीं है, सीधी सीधी बात। ठीक है, अब देखते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद, तो ध्यान देंगे दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः देखें तो कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। ठीक है, और अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद, तो आप बताएंगे दोस्तों 5 होते हैं। ठीक है, कुल भेद कितने? 5। मुख्य भेद कितने? 3। ठीक है, अब 3 कौन कौन से होते हैं? तो 3 वाले का यहाँ देखें। ठीक है, 3 होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरी जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये तीन क्या हो गए हमारे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तीनों क्या है, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं। वहीं अगर हम बात करें कुल भेदों की तो उसमें तीन भेद ये तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ दो अन्य भेद और जुड़ जाएंगे। कौन कौन से, तो देखें, एक है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। और दूसरी है दोस्तों समूह, समूहवाचक संज्ञा, या फिर इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पांच भेद हो गए। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुल भेद पांच हो गए। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या होते हैं, तो गौर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे तीन भेद। तीन भेद हमारे कौन कौन से थे, तो तीन भेद थे हमारे, कौन से, व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा क्या था, जातिवाचक, और तीसरा था भाववाचक। ठीक है, मैं आधे आधे लिख रही हूँ, तो ध्यान देंगे दोस्तों। व्यक्तिवाचक में हम क्या देखते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, ठीक है, किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम का बोध होता है। ठीक है, नाम का, केवल नाम का बोध होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें यह क्या होता है कि एक वचन पर आधारित होता है। किस पे, एक वचन पर, यानी किसी एक जगह का नाम, विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक जगह का नाम। ठीक है, तो नाम, सिर्फ नाम का बोध होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, जिससे हम बताएंगे कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो ये बात समझें। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होती है, जहां पर एक जाति, जहां पर एक जाति और वस्तुओं, जहां पर एक जाति और वस्तुओं का के नाम का बोध हो। ठीक है, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य क्या है दोस्तों, मनुष्य कोई एक व्यक्ति नहीं है। मनुष्य जब हम कहते हैं तो इस शब्द से हमें पता चलता है कि हम संपूर्ण मनुष्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक खास बात और ध्यान रखेंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, बहुवचन में होती है। किसमें, बहुवचन में, यानी कि जाति में एक से ज्यादा लोगों की, वस्तुओं की बात होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यानी कि एक ऐसा शब्द जो सभी के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक, ना कि केवल किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, वस्तु के लिए, ठीक है, या व्यक्ति के लिए। अब तीसरी बात है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो दोस्तों जिन शब्दों से किसी अवस्था का, ठीक है, किसी अवस्था का, दशा का, भाव का, ठीक है, किसी अवस्था का, दशा का और भाव का बोध होता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान के लिए क्या शब्द हैं, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए शब्द हैं, देखते हैं। जैसे ऊपर देखें, यहाँ पर भाववाचक के ऊपर, जैसे पन, किसी शब्द के पीछे अगर पन लगा हुआ है तो वह भाववाचक संज्ञा है। त्वा लगा हुआ है, आधा ता और वाह, तो वह भाववाचक संज्ञा है। अगर ता लगा हुआ है, ता और आ का डंडा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो भी भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, और जैसे आई लगा हो, ठीक है, बढ़ाई, ठीक है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है, प्रत्यय लगे होंगे, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ये तीन बातें थी, मुख्य भेद हैं ये किसके, संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं दो अन्य भेद और, तो गौर करेंगे दोस्तों। संज्ञा के दो भेद और हैं, कौन कौन से, तो कुल भेद कितने हो गए हमारे, 5, कुल भेद 5 हैं। ठीक है, जिसमें से हमने देखा कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा क्या देखा, जातिवाचक, तीसरा क्या देखा, भाववाचक, ठीक है, चौथा है द्रव्यवाचक, ठीक है, और चौथा, पांचवा क्या है, समूह या समुदायवाचक। ठीक है, समूह या समुदायवाचक। तो ये तीन हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं दो, द्रव्य या फिर
समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जहां पर व्यक्ति और समूह का बोध होता है, व्यक्ति और समूह का बोध हो जिन शब्दों से, वह क्या है? वह ये गलत बता दिया। द्रव्यवाचक होता है कि जहां पर ठोस, तरल, ध्यान से देखें, यहाँ देख लें, जब जिन शब्दों से किसी ठोस, तरल, ठीक है, तरल, ध्यान दें, ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु, मैं बोल दे रही हूँ, जगह नहीं है स्क्रीन पर, ठीक है, धातु, अधातु या किसी भी द्रव्य का बोध हो, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहचान के लिए जैसे कोयला, ठीक है, कोयला, ठीक, पानी, ये क्या है? तरल में आता है, तरल पदार्थ में। तेल, ये भी तरल है। घी, ये भी तरल भी है, ठोस भी है। लोहा, सोना, चांदी, हरी सब्जी, ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी ठोस, तरल, धातु, अधातु या द्रव्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें किसी ठोस, तरल पदार्थ की या फिर धातु की, अधातु की, किसी द्रव्य का बोध हो, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद है दोस्तों समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो ध्यान दें, ये क्या होती है? यानी व्यक्ति समूह का बोध हो, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या किसी समूह का यानी कि पूरे ग्रुप का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द है भीड़। भीड़ किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता। भीड़ मीन्स कई लोगों का समूह। भीड़। मेला, मेला शब्द क्या है? यानी कि जन समूह का उदाहरण है। यहाँ पर एक भारी भरकम लोगों की संख्या होती है, ठीक है, भारी मात्रा में। जैसे सभा, जैसे कक्षा, जैसे परिवार, जैसे पुस्तकालय, ठीक है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? व्यक्ति या फिर समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं, और जो कि क्या है? एक समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी, और ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं कराना चाहिए। देखते हैं, तो आप अभी बस इसमें ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? मुख्यतः भेद 3 होते हैं, और कुल भेद कितने होते हैं? कुल भेद होते हैं दोस्तों 5। ठीक है, कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी इससे ज़्यादा और कुछ इसमें बताना चाहिए। ठीक है, बाकी पहचान करनी है, तो पहचान के लिए आपको परिभाषा को फिर से देख लेना है, और फिर से सुनना है और समझना है कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर परिभाषाएं समझ में आ गई तो आपके लिए संज्ञा को चुनना बहुत ही मुश्किल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न, ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, क्या है? आपका घर जिस शहर में है, आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? शहर का नाम, देखो यहाँ पर शब्द को कोट करो, शहर का नाम। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, या भाव या जाति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो शहर क्या है? शहर एक स्थान है। क्या है? स्थान है। तो किसी भी स्थान का जब नाम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। क्या है यहाँ पर व्याख्या? देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी एक, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, किसी एक। ठीक है, किसी एक से हमें पता चल रहा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किस में होती है? एक वचन में होती है। ठीक है, तो किसी एक वस्तु का या फिर किसी एक व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये क्या है? ये संज्ञा का एक भेद है, ध्यान रखेंगे। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी, ये सब क्या है? ये नाम है। ठीक है, राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, और गंगा कहने से एक नदी का, और काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। ठीक है, इसीलिए राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि शब्दों में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है, गौर करेंगे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। तो दोस्तों, रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह संज्ञा का कौन सा रूप है, मतलब वह कौन सा रूप है। तो ऑप्शन बी संज्ञा का रूप है। ये जो बड़े शब्द आया है ना, तो बड़े का शब्द अर्थ है संज्ञा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है, रहीम द्वारा लिखित उपर्युक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। किसके रूप में, संज्ञा के रूप में हुआ है बड़े शब्द का प्रयोग। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति में बड़ाई बोले, उपर्युक्त पंक्ति में बड़ाई बोले बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि जो बड़े शब्द दिया गया था प्रश्न में उसकी विशेषता बता रहे हैं। कौन से शब्द, बड़ाई और बोले बोल। ठीक है, अतः ये विशेषण हुए। क्या हुए, ये दोनों क्या हो गए, बड़ाई और बोले बोल, ये क्या हो गए, विशेषण हो गए। और बड़े जो है वह शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ये बात आप समझें दोस्तों। ठीक है, विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण होते हैं। ठीक है, और सर्वनाम क्या होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा क्या है, नाम है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जाति का, भाव का। ठीक है, तो वह नाम न इस्तेमाल करके दोस्तों, जब वहां पर उसके स्थान पर हम दूसरे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारा, तुम्हारा, इसका, उसकी। ठीक है, ये क्या है, ये नाम नहीं है। नाम की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका, उसकी, हमारा, तुम्हारा, हम, तुम। ठीक है, और सर्वनाम का महत्वपूर्ण प्रयोग क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हम संज्ञा की रिपीटेशन से बचते हैं। संज्ञा की यानी किसी नाम की रिपीटेशन से बचते हैं, इसीलिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा है, बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। ठीक है, जैसे इसका नाम, उसका नाम, सबका नाम। ठीक है, हमारा नाम, तुम्हारा नाम, इसका नाम, उसका नाम, सर्वनाम। अगर कुछ भी याद ना आए तो ये वाली परिभाषा याद रखें। ठीक है, हमारा नाम, तुम्हारा नाम, इसका नाम, उसका नाम, सर्वनाम। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है, द्वार द्वार भटकना, द्वार द्वार भटकना। ठीक है, द्वार द्वार क्या है, द्वार यानी कि दरवाजे को भी कहते हैं। ठीक है, द्वार हम दर दर भटकना को भी कहते हैं, दर दर भटकना। ठीक है, देहरी को भी कहते हैं। ठीक है, तो द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति, क्या, द्विरुक्ति यानी कि द्वार द्वार, द्विरुक्ति मीन्स द्वार द्वार, यानी कि एक शब्द जब दो बार इस्तेमाल हो तो उसे द्विरुक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फिर से सुने, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति, यानी कि द्विरुक्ति मतलब ये जो शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ है, द्वार द्वार, तो ये क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार शब्दों का यानी द्विरुक्ति शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जहां पर भी द्विरुक्ति शब्द आए तो किस लिए आते हैं, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या पर ध्यान दें। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है। क्या है, संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है, क्या, द्वार द्वार। ठीक है,
द्विरुक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, किसी चीज को दोहराना। एक उक्ति को 2 बार उच्चारित करना, यानी एक पंक्ति को जब हम 2 बार उच्चारित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विरुक्ति कहते हैं। ठीक है, अच्छा शब्द है द्विरुक्ति, तो ध्यान में रखें। ठीक, इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। तो दोस्तों द्विरुक्ति वही होगी जहां पर सार्थक शब्द होंगे जिनका कोई अर्थ होगा। ठीक है, ध्यान दें। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। क्या प्रकट करने के अर्थ में? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। ठीक है, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। क्या है? द्विरुक्ति विभिन्न अर्थ का घोतक है। किसका? विभिन्न अर्थ का घोतक है, जो इस प्रकार है। ध्यान दें, यहाँ पर कुछ द्विरुक्ति के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, जिनसे पता चलता है हमें कि द्विरुक्ति किसमें हम देख सकते हैं। तो ध्यान देखें, पहला है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। द्विरुक्ति हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। उदाहरण देखें, भाई भाई का प्रेम। जैसे भाई भाई के प्रेम को बताने के लिए हमने यहाँ पर भाई भाई शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि इससे पता चल रहा है भाई भाई से कि यहाँ पर पारस्परिक संबंध है। ठीक, ऐसे ही अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में। अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में मतलब दाने दाने को मोहताज। ठीक है, दाने दाने को मोहताज। ठीक है, दाने दाने का मोहताज। काले काले बाल। ठीक है, तो अतिशयता प्रकट हो रही है दाने दाने से और काले काले से। ठीक है, ये शब्द से। इसके बाद है भेद बताने के अर्थ में। जब हम किसी चीज का भेद बताते हैं, ठीक है, जैसे रंग रंग के फूल। ठीक है, नए नए खेल। तो भेद यानी कि किसी चीज के कितने भेद हो सकते हैं, तो जब हमें जिन शब्दों से ये पता चलता है तो वहां पर क्या होता है? भेद बताने के अर्थ में द्विरुक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे रंग, जैसे नए, ये 2 शब्द हैं, क्या बता रहे हैं? भेद बता रहे हैं। इसके बाद है एक जाति होने के अर्थ में। एक जाति होने के अर्थ में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द्विरुक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटे छोटे लड़के। ठीक है, लड़के कैसे हैं? लड़का एक संपूर्ण जाति है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है लड़का। ठीक है, और कैसे बता रहे हैं यहाँ पर? छोटे छोटे लड़के। अब उम्र कुछ नहीं बताई गई, सिर्फ छोटे छोटे। तो छोटे छोटे तो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जाति हमें पता चल रही है कि छोटे लड़कों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक जाति होने के अर्थ में भी हम द्विरुक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोटे छोटे शब्द से हमें पता चल रहा है उदाहरण में। आगे देखें, अभाव के अर्थ में भी हम द्विरुक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटी छोटी वस्तु, जैसे फीका रंग। ठीक है, तो छोटी छोटी वस्तु। ठीक है, फीका रंग कैसा है? फीका है। ठीक है, वस्तु कैसी है? छोटी है। ठीक है, तो ये इनसे हमें अभाव पता चल रहा है, अभाव। ठीक है, वस्तु बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी शब्द और फीका रंग। ठीक है, ये क्या है? यानी कि रंगों का अभाव है। ठीक है, रंग उड़ चुके हैं, तो अभाव के अर्थ में भी हम द्विरुक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है दोस्तों निश्चय के अर्थ में। किसके? निश्चय के अर्थ में, जैसे आएगा, जाएगा। ठीक है, जब हमारे वाक्य में अंत में आएगा और जाएगा, ठीक है, ये शब्द आए, ठीक है, यानी कि आएगा, गा वाली जो टर्म रहेगी, ठीक है, उससे हमें क्या है? निश्चितता का पता चलेगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही क्या है? निपात है। ठीक है, यानी कि बल लग रहा है ही की वजह से शब्दों पर। ठीक है, तो निपात शब्द है, तो आएगा ही आएगा मीन्स निश्चय।
ठीक है। और जब हम ही लगा देते हैं, निपात जोड़ देते हैं, तो यानी कि पक्का ही आएगा वो, ठीक है। जाएगा, जैसे राम कल जाएगा, ठीक है, राम कल जाएगा, यानी कि निश्चय है कि वह कल जाएगा। और अगर मैं बोलूं इसी वाक्य को कि राम कल ही जाएगा, राम कल ही जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पक्की हो गई बात कि हाँ वो उसका कल जाना तय है, ठीक है। राम कल जाएगा ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यानी कि द्विरुक्ति का प्रयोग हम क्या किस लिए करते हैं दोस्तों, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, एक जाति होने के अर्थ में, अभाव के अर्थ में और निश्चय के अर्थ में, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।